हेलो, नमस्ते, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में CGGS बाय श्रद्धा मैम। तो चलिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में हमने कौन कौन से जो टॉपिक है वो डील कर लिए हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में एक आता है दक्षिण कौशल और दूसरा है बस्तर। तो दक्षिण कौशल में हमने देख लिया राजर्षि तुल्य वंश, शरभपुरी, शैल, सोम और पांडु वंश। जो लास्ट हमारा वीडियो लेक्चर था वो सोम और पांडु वंश के ऊपर में था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, ताकि ये जो सीरीज़ है जो आगे है हम बढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आए। फिर आज हम जिस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे जो बचे हुए टॉपिक हैं कौन से, दक्षिण कौशल के बाण वंश और फणी नागवंश, बाणवंश और फणी नागवंश, और बस्तर से हम देखेंगे छिंदक नागवंश। देखिए काकतीय वंश क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम अलग वीडियो लेक्चर में, इसके जस्ट बाद ही वो वीडियो आ जाएगा। तो अब आज हम डील करेंगे बाण, फणी नागवंश और छिंदक नागवंश। उस टाइम भी मैंने कहा था जब हम शरभपुरी पढ़ रहे थे तो हमने नल वंश को डील कर लिया था, है ना, उस वीडियो लेक्चर में। तो मैंने बोला था कि जब हम स्थानीय राजवंश पढ़ेंगे तो नल को हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वीडियो लेक्चर, वो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए। और नल वंश बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा है, वो भी आप इजीली देख के समझ सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अब डेली आएंगे, लेकिन क्या हुआ था लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया उसके जस्ट नेक्स्ट डे मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा चोट लग गया था, पैर में, हाथ में और घुटनों में लग गया था, तो जिसकी वजह से 10 डेज तक के मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और उसके बाद में आज मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप आप सभी समझेंगे और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। तो मैं मैसेज किया था कि मैं वीडियो लेक्चर क्यों नहीं आ रहा करके, तो आपने पूछा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और सॉरी फॉर लेट वीडियो। और मैं कोशिश करूँगी कि अब हर 2-2 दिन या 3-3 दिन में आपके लिए वीडियोस लेक्चर लाते रहूँ, ताकि आप लोग का भी रिवीजन होते रहे। ठीक, चलिए अब देखते हैं बाण डायनेस्टी या बाण वंश। छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में जब हम देखते हैं तो ये है 9th सेंचुरी के आसपास ये राजवंश जो रूलर है यहाँ पर रूल करते थे, डायनेस्टी है वो रूल करते थे। ठीक, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, इस्टेब्लिश करने वाले महामंडलेश्वर मल्लदेव। इनका नाम था मल्लदेव, लेकिन इन्होंने उपाधि ली थी किसकी, महामंडलेश्वर की, इसलिए इनको बोला जाता है महामंडलेश्वर मल्लदेव। अब ये जो बाण डायनेस्टी है ये कौन से एरिया में रूल करते थे, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बहुत ही सुंदर सा जगह है, कौन सा, कोरबा, ये वाले एरिया में कोरबा है ना। तो पाली कोरबा इसकी राजधानी थी, किसकी, बाण डायनेस्टी की राजधानी थी पाली कोरबा की। इनकी राजधानी क्या थी, एक तो पाली कोरबा थी, और मेन रूलर किसके बारे में बात होती है, विक्रमादित्य के बारे में बात होती है। देखिए जो शिलालेख मिला है विक्रमादित्य का, इसमें इनको विक्रमादित्य को क्या बोला गया है, जय मेरू या जय मऊ बोला गया है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, इसको विक्रमादित्य पढ़ते हैं। ये जो विक्रमादित्य है इन्होंने क्या किया था, पाली के शिव मंदिर, पाली कहाँ पर है, कोरबा में, तो पाली के शिव मंदिर का निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन करवाया था। अगर आप कोरबा घूमने के लिए जाएंगे तो पाली के शिव मंदिर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किसका है, बाण डायनेस्टी या बाण वंश का है। और इस जो मंदिर का है रेनोवेशन, जीर्णोद्धार, अब भाई इतने दिन तक के मंदिर तो टिका नहीं रह सकता, तो हो सकता है जब कलचुरी लोग आए तो टूट फूट गया हो या कुछ हो गया हो। तो जाजल्लदेव प्रथम फर्स्ट ने, या जाजल्लदेव प्रथम ने, ये कौन थे, जाजल्लदेव प्रथम ये कलचुरी थे, है ना। अभी हम कलचुरी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इनका नाम आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको टॉपिक बताती हूँ उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये भी मैं आपको बताते हुए चलती हूँ, ताकि आप उसमें हाईलाइट करके पढ़ सकें कि भाई इसमें से ये चीज़ हमको तो याद रखना ही है। बाकी आप भले भूल जाओ, स्टोरी भूल जाओ, लेकिन जो मैं बोलती हूँ स्टार करके बताती हूँ कि वो आपको याद रखना है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है कि पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया है, पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया है, तो विक्रमादित्य ने कराया है। विक्रमादित्य कौन से वंश का था, तो बाण वंश का था। ठीक, अब इस पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया है, तो जाजल्लदेव प्रथम ने कराया है। ये कौन था, ये कलचुरी था, कौन था, कलचुरी था। अब देखिए बाण वंश में हमको सिर्फ इतना ही इनके बारे में जानकारी मिलता है, और हमको कोई पता नहीं है इसके बारे में। और एक चीज़ क्या है, इनका जो डिफीट हुआ था, पराजित ये हुए थे, वो किसके द्वारा हुए थे, कलचुरी, कौन, त्रिपुरी के। देखिए त्रिपुरी के साइड के कौन से थे, शंकरगढ़ द्वितीय,
शंकरगढ़ द्वितीय ने यहाँ पर आके विक्रमादित्य को अटैक कर दिया था और इस वंश को समाप्त कर दिया था। मतलब ये वाला एरिया जो कोरबा है, पाली कोरबा है, उस एरिया को पूरा तहस नहस कर दिया था और विक्रमादित्य को हरा के पराजित करके इस वंश को टोटली समाप्त कर दिया था। इसलिए हमको ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है इसके बारे में। ठीक, इसमें से सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है और ये विक्रमादित्य का नेम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट बाण डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। कौन सा? कवर्धा के फणी नागवंश सबसे इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? कवर्धा के फणी नागवंश। अब ये कवर्धा के फणी नागवंश के बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, नाम में ही है किसके? कवर्धा के। तो फणी नागवंश कहाँ मिलेगा आपको? कवर्धा एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट, कवर्धा में आप जब घूमने के लिए जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? भोरमदेव मंदिर, है ना? कौन सा? भोरमदेव मंदिर। तो ये जो भोरमदेव मंदिर है ये कौन से काल का है? फणी नागवंश के समय का है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ओके, फणी नागवंश जो है ये 11th से 14th सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि 11th से 14th सेंचुरी वाला जो एरा है वो कौन से टाइम का आता है? मिडीवियल हिस्ट्री का आता है ना? और अभी हम लोग इसको छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो इसीलिए सबको साथ में लेके पढ़ रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? पढ़ने के टाइम में हम क्या होता है कि हम ईयर्स, फिर मिडीवियल किस में आएगा, प्राचीन किस में आएगा, मॉडर्न किस में आएगा, ये हम भूल जाते हैं। तो हम स्थानीय राजवंश को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो कवर्धा के फणी नागवंश है वो किसके समय आएंगे? ये मिडीवियल हिस्ट्री के, मध्यकालीन इतिहास के समय में आएंगे। ठीक, ये सब आपको याद रखना है। कैसे? देखिए, ये कवर्धा के जो फणी नागवंश हैं, कवर्धा साइड में जो फणी नागवंश थे वो कंटेम्प्रेरी थे, किसके? समकालीन थे। कलचुरी और छिंदक नागवंश के समकालीन थे, साथ ही साथ ये लोग रूल कर रहे थे, है ना? अब ये हमको कैसे पता चलता है? तो जो अभिलेख हमको मिले हुए हैं, देखेंगे आगे चल के, जो अभिलेख मिले हुए हैं उसमें ये कवर्धा के फणी नागवंश ने क्या है? कलचुरी की अधीनता को स्वीकार करी थी ना। मतलब भले ये रूल अपना ही करते थे लेकिन किसके अंडर में? कलचुरी के अंडर में रूल करते थे। कैसे पता? क्योंकि इनके जो सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, उसमें इन्होंने किसका? कलचुरी संवत का प्रयोग किया है। ठीक, अगर ये लोग कलचुरी संवत का किसी दूसरे का ये लोग यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स वो लोग उसके अधीन ही काम कर रहे हैं। तो देखिए, अब जो अभिलेख मिला है उसमें हमको 24 रूलर्स के बारे में पता चलता है, 24 शासक। अब ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नाम आता है अहिराज का। किसका? अहिराज का। ये कौन है? संस्थापक हैं, फणी नागवंश के संस्थापक हैं अहिराज। अहिराज के बाद में कौन आया? राजल्ला, धरणीधर, महिमदेव, शक्तिचंद्र और गोपाल देव। ये नाम आप याद रखेंगे। एक अहिराज, क्यों? क्योंकि ये संस्थापक हैं। दूसरा नाम आएगा किसका? गोपाल देव का नाम आएगा। फिर बलदेव, भुवनलाल, कीर्तिपाल, जयपाल, महिपाल, विषमपाल, जन्हो और जनपाल। ये रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके बेसिक जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए ये आप रूलर्स है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। कभी कभी होता है कि रूलर्स लोग को अरेंज करने के लिए आ जाता है ना? हम जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है अहिराज, गोपाल देव, जयपाल और महिपाल। ये 4 आपको रूलर्स के नेम इंपॉर्टेंट है, तो ये लर्न करना ही पड़ेगा। तो ये कौन से रूलर्स हैं? फणी नागवंश के रूलर्स हैं। अब देखिए, ये जो रूलर्स हैं 24 रूलर्स, है ना, ये हमको कहाँ से मिलता है? मड़वा महल शिलालेख से हमको इनकी जानकारी मिलती है। किससे? मड़वा महल शिलालेख से। ये मड़वा महल शिलालेख कहाँ पर है? आप भोरमदेव मंदिर देखते हैं, भोरमदेव मंदिर कवर्धा घूमने के लिए गए होंगे, तो इसके साउथ पार्ट में, दक्षिण एरिया में, सदर्न पार्ट में आपको क्या मिलेगा? मड़वा महल शिलालेख देखने को मिलता है। ये विक्रम संवत इन्होंने यूज़ किया है 1460, और अगर ईस्वी में देखें तो 1349 ईस्वी में यहाँ पर लिखा हुआ है। ईस्वी में हम देखें तो 1349 है, और विक्रम संवत जो इन्होंने कलचुरी का प्रयोग किया है वो कौन सा है? 1460 वाला एरा रहेगा। ठीक, उसके बाद हमको क्या पता चलता है? अब देखिए, मड़वा महल कैसा है आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा प्यारा मड़वा महल, है ना? यहाँ पर आपको कुछ नक्काशी आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा ये इस वाले एरिया में। तो आप अगर देख चुके हैं तो अच्छी बात है, समझ गए होंगे, और अगर नहीं गए हैं तो एक बार आप जाके देख लीजिए। तो ये है कवर्धा का मड़वा महल। ठीक,
मड़वा महल में हमको ये लेख देखने को मिलता है। देखिए, इस मंदिर का निर्माण फणी नागवंश के राजा किसने करवाया था? रामचंद्र देव द्वारा करवाया गया था। और कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के संग विवाह के बाद, तो अभी हमने देखा कलचुरी वाला जो ईस्वी में अगर हमने देखा था, कौन सा 1349 ईस्वी में देखा था। ठीक, तो ये सब अगर आपको पढ़ना है तो ये सब पढ़ सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो मड़वा महल है, तो मड़वा महल में कुछ शिलालेख हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि 1349 ईस्वी में यानी कलचुरी के आने के बाद में हमको ये मड़वा महल देखने को मिलता है, इसका निर्माण देखने को मिलता है। तो इसका निर्माण किसने कराया था? रामचंद्र ने कराया था। ये रामचंद्र कौन है? देखिए, जनपाल तक हमने देखा था, फिर कौन आता है? यशोराज, कन्हड़देव, लक्ष्मी वर्मा, खड़गदेव, भुवनैल मल्ल, अर्जुन, भीम, भोज, लक्ष्मण, और ये लास्ट में आते हैं कौन? रामचंद्र आते हैं, है ना। तो ये जो शिव मंदिर है, मड़वा महल है, मड़वा महल क्या है? एक शिव मंदिर है। यहाँ आप जाएंगे तो आपको शिव की मूर्ति देखने को मिलेगी, है ना। तो इसको किसने बनवाया है? रामचंद्र द्वारा ये निर्माण किया गया है। अब देखिए क्या बोला गया है इसमें कि नागवंश की जो उत्पत्ति है ना, नागवंश की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? अहिराज से हुई है। ये संस्थापक है कौन? अहिराज। तो इसका मतलब क्या बोला गया है? ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक जानकारी है, नॉलेज है। बस याद रखना कि मड़वा महल शिलालेख से हमको कितने रूलर्स के बारे में जानकारी मिलती है? तो 24 रूलर्स के बारे में जानकारी मिलती है। और हम इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है किसके बारे में देखेंगे? अहिराज, गोपाल देव, कन्हड़देव, रामचंद्र। ठीक, रामचंद्र क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? मड़वा महल शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और एक क्या बताई थी? जयपाल और महिपाल। ठीक, अब देखिए इन रूलर्स के बारे में थोड़ा सा हम अब डिटेल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रूलर हम देखते हैं अहिराज के बाद जो इम्पोर्टेंट है ना। हम हर किसी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं। तो अहिराज के बाद जो इम्पोर्टेंट है कौन आ जाता है? गोपाल देव। गोपाल देव क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये 6वें नंबर के शासक थे, 6th नंबर के रूलर थे छत्तीसगढ़ में। और ये अधीन थे किसके? पृथ्वीराज प्रथम। ये पृथ्वीराज प्रथम कौन है? कलचुरी थे। और ये रतनपुर के शासक थे, रतनपुर में राज करने वाले, रत्नपुर में राज करने वाले कलचुरी रूलर कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। इनके अधीन कौन काम करता था? फणी नागवंश के गोपाल देव काम करते थे। ठीक, उनके अधीन थे। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमको याद करना है, कौन सा? ये भोरम देव मंदिर का निर्माण। भोरम देव जो सबसे फेमस है, भोरम देव मंदिर का निर्माण, ये क्या है? एक शिव मंदिर है। इसका निर्माण 1089 ईस्वी में किया गया था और ये 11th सेंचुरी में बना है। ये इंपॉर्टेंट है। भोरम देव मंदिर किसने बनाया था? गोपाल देव ने बनवाया था। गोपाल देव किसके अधीन था? तो पृथ्वीराज प्रथम के अधीन था। ठीक, अब देखिए छपरी गांव में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक प्रतिमा लेख मिला है। प्रतिमा मतलब मूर्ति लेख मिला है। तो इसमें नाम तथा संवत उल्लेखित है, नाम तथा संवत उल्लेखित है और 840 अंकित है। क्या है? 840 अंकित है। और ऐसा बोला गया है इसमें कि लक्ष्मण देव राय ने, क्या बोला है कि लक्ष्मण देव राय ने किसका? भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया था, ऐसा इसमें लिखा गया है प्रतिमा लेख में। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं कि शिलालेख। अभी हमको छपरी में क्या मिला है? प्रतिमा लेख मिला है। शिलालेख क्या में कहाँ मिला है हमको? शिलालेख हमको मिला है पुजारी पाली में। तो पुजारी पाली में जो शिलालेख मिला है उससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो गोपाल देव है ये क्या है? देवी का आराधक था तथा प्रसादीकृत कहा गया है। क्या बोला गया है इसको? प्रसादीकृत कहा गया है। और ये देवी का आराधक था। किसमें? पुजारी पाली शिलालेख में। तो छपरी गांव में प्रतिमा लेख जो मिला है किससे रिलेटेड है? वो फणी नागवंश से रिलेटेड है। पुजारी पाली किससे रिलेटेड है? तो ये भी फणी नागवंश से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं यशोराज, है ना। यशोराज की जानकारी भी हमको कहाँ से मिलती है? इसी मूर्ति लेख से। अभी जो हमने देखा छपरी गांव के मूर्ति अभिलेख में हमको क्या मिलता है? गोपाल देव। सबसे पहला हमको गोपाल देव की जानकारी मिली और दूसरा हमको यशोराज की जानकारी मिली है ना। गोपाल देव और यशोराज के। इस यशोराज को क्या बोला गया है? सूत्रधार कहा गया है। क्या कहा गया है? सूत्रधार कहा गया है। किसका? धरणीधर। यशोराज धरणीधर। ठीक, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रामचंद्र देव जो इम्पोर्टेंट है। किसके बारे में? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव के बारे में अभी हमने देखा कि इन्होंने क्या क्या बनवाया? मड़वा महल, छेरकी महल। अब देखिए मड़वा महल, छेरकी महल और भोरम देव मंदिर ये तीनों आसपास में ही हैं, 5-10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इन्होंने, रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी से विवाह किया था। कौन से कलचुरी राजकुमारी? अंबिका देवी। किससे? अंबिका देवी से विवाह किया था। अब देखिए भोरम देव मंदिर
के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान जाते हैं कि ये जो भोरम देव मंदिर है ये क्या है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का खजुराहो। और क्या कहते हैं इसको? कला तीर्थ भी कहा जाता है। किसको? भोरम देव मंदिर को। भोरम देव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1089 ईस्वी में हुआ था। इसे कला तीर्थ भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। और इसकी जो शैली है, कौन सी शैली है? जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो नांगर शैली या चंदेल शैली में बनी हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए और आपको पता भी होगा, है ना। जो लोग नए हैं वो लोग लर्न कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव, कला तीर्थ है भोरम देव, नागर शैली और चंदेल शैली में बना हुआ है। ओके, देखिए फणी नागवंश से रिलेटेड जो भी मंदिर हम देखते हैं, कलाकृति देखते हैं, तो सबसे पहले है मड़वा महल। ये है हमारा प्यारा भोरम देव मंदिर, है ना। किससे बना हुआ है? ये नागर शैली से बना हुआ है। और अंदर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शिव मंदिर है, शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पर सावन में मेला भी लगता है, ठीक। और ये है छेरकी महल। कौन सा? छेरकी महल। कौन बनवाया है इसको? रामचंद्र देव द्वारा बनवाया गया है। छेरकी महल, मड़वा महल, ठीक। तो आप सभी को पता चल गया रामचंद्र देव कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इनके जो अंतिम शासक हैं, लास्ट रूलर हैं, वो कौन थे? मोनिंग देव थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फणी नागवंश के अंतिम शासक कौन थे? कौन थे? मोनिंग देव थे। ये मोनिंग देव कौन थे? शैव धर्म के उपासक थे। इनके जो अवशेष हैं कहाँ से? पचराही से मिले हैं, रेमिनेंट्स हैं जो कहाँ से मिले हैं? पचराही से मिले हैं। और राजा हैहयो के मांडलिक थे। कौन थे? हैहयो के। है ये देखिए क्या लिखा है? हैहयो। तो ये है किसको बोला जाता था? ये कलचुरी को बोला जाता था। कलचुरियों को है वंशी भी कहा जाता था, इसलिए यहाँ पर हैहयो लिखा है, ठीक है। तो कहीं भी आप है देखें, है तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? ये कलचुरी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक। अब देखिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश में हमने पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। कौन सा? दक्षिण कोशल वाला एरिया। राजर्षि तुल्य हो गया है, शरभपुरी हुआ, शैल, सोम या पांडु। अब अभी हमने बाण भी देख लिया और फणी नागवंश भी हमने इसी लेक्चर में ही डील कर लिया है ना। लेकिन ये फणी नागवंश कौन से एरिया का समय है? एरा का समय है, ये मिडीवियल के समय का है, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास क्यों? क्योंकि ये कलचुरी के समय का ही है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फणी नागवंश का जो सेंचुरी है, ईस्वी है, वो कौन सा है? 11th से 14th सेंचुरी है। और यहीं पर छिंदक नागवंश, बस्तर के छिंदक नागवंश को आप देखोगे तो ये भी 11th से 14th सेंचुरी के बीच में ही आता है। और इसी बीच कलचुरी भी रूल कर रहे थे। ये तीनों क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे। तो हम इसे बाद में ना स्टडी करके हमने इसे अभी स्टडी कर लिया, ठीक, ताकि सीरीज में ये वीडियो लेक्चर चलते रहे। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा है? बस्तर के स्थानीय राजवंश। जो लोकल छत्तीसगढ़ के राजवंश थे वो हमने नलवंश शरभपुरी के समय कंप्लीट कर लिया था, देख लिया था। अब हम देखते हैं छिंदक नागवंश। छिंदक नागवंश 11th से 14th सेंचुरी के बीच में छत्तीसगढ़ में रूल कर रहे थे। अब देखिए ये जो छिंदक नागवंश है, इनके जो शिलालेख हैं ये बस्तर अंचल में प्राप्त हुए हैं, बस्तर एरिया में हमको देखने को मिले हैं। और इनका उल्लेख किसका? इसी छिंदक नागवंश का उल्लेख कैसे मिला है? चक्रकोट्टा। किसके नाम से मिला है? चक्रकोट्टा, चक्रकोट के राजा के रूप में मिला हुआ है। किसमें? शिलालेख में। ये शिलालेख हमको मिला है, बस्तर में मिला है। और इसका उल्लेख चक्रकोट्टा, चक्रकोट के राजा के रूप में हुआ है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में वर्तमान बस्तर का भूभाग इसी नाम से जाना जाता था। जब मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो जो बस्तर वाला एरिया है उसके जो एरिया है, भूभाग है, वो इसी नाम से जाने जाते हैं। तो जब कभी भी छिंदक नागवंश आप देखोगे तो कौन सा एरिया है? वो बस्तर वाला एरिया ही है, ठीक। तो चक्रकूट बोल दिए तो बस्तर, आप ऐसा समझ लीजिए कि बस्तर का पुराना नाम क्या है? चक्रकूट है, ठीक। अब इसकी जो राजधानी थी क्या थी? बारसूर। राजधानी थी बारसूर। और ये छिंदक नागवंश जो रूलर थे, छिंदक नागवंश, इन्होंने उपाधि धारण की थी, उपाधि या टाइटल लिया था किसका? भोगवती पुरेश्वर। भोगवती पुरेश्वर का मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम शहर भोगवती के स्वामी। देखिए ऐसा बोलते थे कि ये जो भोगवती है ये उस समय किसी जगह का नाम था, छोटे जगह का नाम था, मतलब थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया था, तो इसी को भोगवती बोला गया। तो इसलिए भोगवती पुरेश्वर इन्होंने उपाधि ली थी, ऐसा ये कहते हैं, ठीक। अब उस एरिया में अगर हम देखें, पौराणिक जो भोगवती नगर है उसे हम देखें तो उसका एरिया कैसा है? तो इसके उत्तर में नॉर्थ साइड में हम देखते हैं तो नॉर्दर्न साइड में क्या है? बस्तर एरिया। बस्तर मतलब चक्रकूट। तो कौन सा एरिया है? नॉर्थ में दक्षिण कोसल का एरिया है। और इसके साउथ में, दक्षिण पार्ट में कौन सा है? आंध्र या वेंगी प्रदेश था, ऐसा कहते हैं। और इसके पूर्व में, पूर्व मतलब ईस्ट साइड में सबरी नदी है। और इसके पश्चिम में
प्राणहिता नदी है इसकी सीमा बनाती है। मतलब जो इसका जो एरिया है, इसका छिंदक नागवंश लोगों का जो एरिया है, रूल करने का एरिया है, वो क्या बोला जाता है कि कौन कौन सा एरिया था, ये वाला पूरा एरिया था कि उत्तर में आपको देखने को मिलेगा दक्षिण कौशल, साउथ में मिलेगा आंध्र या विंगी प्रदेश, ईस्ट में सबरी नदी है और इधर वेस्ट में है प्राणहिता नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी और उसकी घाटियाँ उस समय बहुत ही ज़्यादा महत्व में थी। क्यों? क्योंकि उस समय जो ये एरिया था उसको फर्टाइल भी कौन बनाता था, यही नदी बनाती थी और उसकी घाटियों में ही सभी लोग बसे हुए थे, है ना। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। और जो शिलालेख हमको मिले हैं बस्तर में, तो ऐसा बोला जाता है कि इंद्रावती नदी क्या है इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि इंद्रावती नदी बह रही है, तो इसके ऊपर साउथ में नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न साइड में जो भाषा लैंग्वेज यूज़ होती है वो कौन सी है, संस्कृत। ठीक है, कौन सी, संस्कृत। और लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि है। संस्कृत किस में लिखते हैं, देवनागरी, तो याद रहेगा। तो नॉर्दर्न साइड में, उत्तर साइड में जो है वो भाषा संस्कृत भाषा यूज़ कर रहे हैं। और इंद्रावती नदी के दक्षिण भाग में अगर हम बस्तर का एरिया देखें, यहाँ हम छोटा सा बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का मैप, तो ये देखिए, तो ये जो बस्तर का एरिया है, यहाँ पर मान लो अगर इंद्रावती नदी यहाँ पर बह रही है ना, तो ये वाले एरिया में लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, संस्कृत। कौन सी, संस्कृत। लेकिन जैसे ही हम नीचे में जाएं, सदर्न पार्ट में जाएं, दक्षिण पार्ट में जाएं, तो कौन सा हो गया, ये तेलुगु बोल रहे हैं। अब आप इजीली समझ सकते हैं कि ये लोग तेलुगु क्यों बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ का बॉर्डर अगर आपने देखा होगा तो एक तरफ से है आंध्र प्रदेश और दूसरी तरफ से है तेलंगाना, है ना। आंध्र प्रदेश और दूसरी तरफ है तेलंगाना। तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग थोड़ा सा तेलुगु भाषा बोलते थे और इनकी लिपि भी क्या है, तेलुगु थी। तो सदर्न साइड में देखेंगे तो ये तेलुगु भाषा यूज़ करते थे और नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो ये संस्कृत भाषा का यूज़ करते थे। अब देखिए, इनके जब रूलर्स हम देखते हैं तो पहले तो हमको छिंदक नागवंश के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। देखिए, एक अभिलेख से मिलेगा, इंस्क्रिप्शन से मिलेगा, ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, कॉइन्स, सिक्के, लिटरेरी विद्वान मत। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें बेसिक जानकारी जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। देखिए, जब कभी भी शिलालेख के बारे में बात होती है तो शिलालेख कुछ ऐसा होता है ना। ये बड़ा सा पत्थर आपको दिखाई दे रहा होगा और इस पत्थर में यहाँ पर कुछ लिखे हुए नज़र आएंगे आपको, है ना। तो ये होता है शिलालेख। और जब हम ताम्रपत्र के बारे में बात करते हैं तो ताम्रपत्र कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, ये कॉपर से बना हुआ है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी इसको कहते हैं। ये कॉपर से बना हुआ है और ये पतली पट्टी होती है, यहाँ पर इन्होंने कुछ ये इसमें ऐसे लिखे हुए होते हैं, है ना। अब इसमें दिख नहीं रहा है पिक्चर में, लेकिन इसी में लिखे हुए होते हैं। तो उस ज़माने में क्या था, कॉपी तो पेन वगैरह था नहीं, तो क्या करते थे ये लोग, इसी में ही लिखते थे। ठीक, आई होप अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे कि अभिलेख, शिलालेख ये सब क्या है। तो जब हम सोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं एर्राकोट इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जब हम देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कौन सा, एर्राकोट इंस्क्रिप्शन। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक तेलुगु अभिलेख है और तेलुगु अभिलेख होने के साथ साथ इसमें हमको जानकारी मिलती है कि छिंदक नागवंश के संस्थापक कौन थे, नृपति भूषण। कौन, नृपति भूषण, ये इसके संस्थापक थे, किसके, छिंदक नागवंश के, नृपति भूषण। ठीक, अब एर्राकोट इंस्क्रिप्शन में हमको क्या क्या देखने को मिला है, इन नृपति भूषण को इसमें क्या बोला गया है, क्षिति भूषण कहा गया है। क्या बोला गया है, क्षिति भूषण। तो कहीं पर आपको क्षिति भूषण लगे दिखे तो क्या होगा, नृपति भूषण ही है वो। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि 1023 में, 1023 ईस्वी के आसपास ये लोग रूल कर रहे थे। कौन, नृपति भूषण। ठीक, फिर उसके बाद में 1024 में कौन आ गए, राजेंद्र चोल, चोल डायनेस्टी के आ गए। इन्होंने क्या किया, नृपति भूषण के ऊपर अटैक कर दिया। देखो, किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि जब ये जो थे नृपति भूषण, ये चोल राजा के साथ में छत्तीसगढ़ आए थे, ऐसा बोला गया है। लेकिन किसी किसी बुक में ऐसा बोला गया है कि राजेंद्र चोल ने नृपति भूषण को अटैक किया था और अटैक करने के बाद में चक्रकोट को जीत लिया था। किसने, राजेंद्र चोल ने जीत लिया था, ऐसा बोला गया है। ठीक, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ में आए हों, फिर इन्होंने छिंदक नागवंश की स्थापना की हो, फिर उन्होंने कुछ अपोजिशन कर दिया हो, या फिर इन लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ है, तो इतना डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखना, एर्राकोट इंस्क्रिप्शन किसका है, ऐसा पूछेंगे तो किसका है, नृपति भूषण का, एर्राकोट इंस्क्रिप्शन। ये कौन से अभिलेख है, तेलुगु अभिलेख मिले हैं इसमें। ठीक, 1023 ईस्वी के आसपास। फिर जो रूलर आते हैं कौन, जगदेव भूषण, मधुरांतक देव, सोमेश्वर देव, सबसे इम्पोर्टेंट कौन, सोमेश्वर देव, सोमेश्वर
देव, फिर कन्हड़ देव, जयसिंह देव, राजभूषण सोमेश्वर देव, जगदेव भूषण नरसिंह देव, कन्हड़ देव द्वितीय, हरिश्चंद्र देव क्या थे, फिर इनके लास्ट रूलर थे, अंतिम शासक थे, कौन, हरिश्चंद्र देव। अब देखिए सोर्सेस में छिंदक नागवंश के हमने देखा एर्राकोट इंस्क्रिप्शन है ना, और अभिलेख अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कौन सा है, कुरुसपाल अभिलेख। अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कुरुसपाल अभिलेख, बारसूर, दंतेवाड़ा और टेमरा सती अभिलेख से हमको किसके बारे में, छिंदक नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम देखेंगे कि इस वंश के, इस डायनेस्टी के हमको कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कितने मिले हैं, 28 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देखने को मिले हैं। शिलालेख मिले हैं, कॉइन्स सिक्के किसके, सोमेश्वर प्रथम राजभूषण सोमेश्वर देव के हमको सिक्के देखने को मिले हैं। और लिटरेरी जो विद्वान हैं लोग क्या कहते हैं, जैसे कि राय बहादुर हीरालाल है, इन्होंने क्या बोला है कि ये जो छिंदक नागवंश हैं ये दक्षिण भारत से आए हैं। ये लोग तेलुगु बोलते थे और तेलुगु अभिलेख में ही इनकी जानकारी मिली है। तो इनका कहना था, किसका, राय बहादुर हीरालाल का कहना था कि ये दक्षिण भारत से आए हुए हैं, ठीक है। और वहीं पर DC सरकार जी कहते हैं ये क्या है, कन्नड़ प्रदेश से आए हैं, ठीक। तो ओवरऑल हम देखें तो ऐसा पता चलता है कि ये चोल राजा के साथ ही आए होंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम इसको डिटेल में देखते हैं। आई होप आप सभी को सोर्सेस समझ में आ गया होगा, किससे पता चलेगा, इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, ताम्रपत्र, शिलालेख, कॉइन्स और लिटरेरी सोर्सेस से हमको छिंदक नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए निप्ते भूषण के बारे में बस यही जानकारी मिलती है, एक एर्राकोट इंस्क्रिप्शन, और वो छिंदक नागवंश के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम जगदेव भूषण। निप्ते भूषण के बाद में कौन आए, जगदेव भूषण आए। जगदेव भूषण के बारे में हमको क्या पता चलता है, एर्राकोट में जिस नाग राजा का नाम उत्कीर्ण है वो किसका है, निप्ते भूषण का है ना। तो इसमें ये जो है शक्रकुट्टम वाला जो शिलालेख मैंने आपको बताया, उसमें इन लोगों को क्या बोला गया है, वीर, साहसी, लड़ाकू शब्द का प्रयोग हुआ है इनके ऊपर, है ना। दैट मीन्स ये लोग थोड़े से स्ट्रांग रूलर थे। तो जगदेव भूषण ये कौन है, जगदेव भूषण क्या है, इनकी उपाधि थी, किसकी उपाधि थी, ये धारावर्ष की उपाधि थी, है ना। धारावर्ष नाम था और जो जगदेव भूषण है वो क्या था, टाइटल था जगदेव भूषण, है ना। तो ये हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है बारसूर, पोटीनार, नारायण पार और कुरुसपाल शिलालेख में इनकी जानकारी मिलती है। और इन्होंने उपाधि ली थी, किसने, धारावर्ष ने उपाधि ली थी किसकी, जगदेव भूषण की, इसलिए इनके नाम के सामने जगदेव भूषण लगाया गया है, ठीक। जगदेव भूषण या फिर राजभूषण। ये किसके सामंत थे, चंद्रादित्य महामंडलेश्वर के क्या थे, सामंत थे, फ्यूडेटरी थे। महामंडलेश्वर कौन, चंद्रादित्य। अब ये चंद्रादित्य इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए कितना सारा टूरिज्म वाला एरिया ये हम लोग को देख के गए हैं, है ना। तो ये जो चंद्रादित्य हैं इन्होंने क्या किया था, बारसूर के शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। चंद्रादित्य अपने नाम से चंद्रादित्य तालाब बनवाए थे और चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। और इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो बारसूर को अपनी राजधानी बनाई थी, है ना। तो राजधानी कहाँ है, बारसूर में है, तो निर्माण भी कहाँ होगा, बारसूर में ही होगा, ठीक। मामा भाचा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, ये सब किसके समय का है, छिंदक नागवंश के समय का है। किसने निर्माण कराया था, चंद्रादित्य ने निर्माण कराया था। चंद्रादित्य कौन है, फणी नागवंश के सामंत हैं, ठीक। उसके बाद में आते हैं कौन, मधुरांतक देव। आई होप चंद्रादित्येश्वर शिव मंदिर, बारसूर का शिव मंदिर, ढोलकल गणेश वाला जो है आप लोग देख चुके होंगे, ठीक। नेक्स्ट है मधुरांतक देव। मधुरांतक देव का जो कार्यकाल है, जो समय है, वो 1060 के बाद में स्टार्ट होता है। इसके बाद 1060 के बाद स्टार्ट होता है। इनका जो कुल है धनु व्याघ्र कुल है और इनके जो ध्वज है, इनका जो झंडा है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐरावत के पीछे कमल और कदली पत्र अंकित आपको दिखाई देंगे, ठीक है। बस्तर 2 मंडल में डिवाइडेड था, बस्तर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए थे। एक चक्रकोट वाला एरिया हो गया, दूसरा भ्रमरकोट वाला एरिया हो गया। तो इस भ्रमरकोट एरिया के मांडलिक थे कौन थे, मधुरांतक देव, ठीक। ये जो मधुरांतक देव है वो मांडलिक थे। ये कैसे पता चलता है, राजपुर ताम्रपत्र से पता चलता है। इसमें लिखा है भ्रमरकोटच्च राजा, किसका, भ्रमरकोट के राजा। तो कैसे पता चला, भ्रमरकोटच्च राजा कौन है, मधुरांतक देव। इस मधुरांतक देव को किसने पराजित किया था, सोमेश्वर ने पराजित किया था, सोमेश्वर देव ने पराजित किया था। तो ये कैसे पता चला हमें, देखिए सोमेश्वर देव का एक कुरुसपाल अभिलेख है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी हम पढ़ेंगे। तो कुरुसपाल अभिलेख में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि निहत्य वीरो मधुरांतकम नृपम
मधुरामिर्णे, यानी कि इसका मतलब होता है कि जिस प्रकार से नारायण ने मधु तथा अन्य दैत्यों का वध किया था, उसी तरह सोमेश्वर ने युद्ध में महाबली मधुरांतक का वध किया, ऐसा उसमें। इस छिंदक नागवंश में सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो राजा हैं, अगर CGPSC मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलें तो इनके बारे में लिखने को आ जाता है, तो थोड़ा सा हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो डिटेल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा कि जो MCQ वाले एग्जाम होते हैं, जैसे व्यापम हो गया, PSC हो गया, तो उसमें हमारा ये क्या काम का है ना, ऐसा नहीं है। हर एग्जाम में अब डिटेल आ रहा है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद कौन आए। अब इन्होंने क्या किया, मधुरांतक देव को मार दिया। फिर ये गद्दी पर बैठे कब, 1069 से 1111 तक ईस्वी तक के इनका रूल था, किसका, सोमेश्वर देव प्रथम का। इन्होंने उपाधि ली थी किसकी, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, भगवती पुरेश्वर की उपाधि इन्होंने ली थी। इनकी जो माता है गुंड महादेवी, है ना, गुंड महादेवी के बारे में हमको कैसे पता चलता है, इनके ही किसमें, कुरुसपाल अभिलेख में पता चलता है। तो इनका जो अभिलेख है कुरुसपाल, इसमें और क्या पता चलता है, कंटेम्प्रेरी रूलर्स, समकालीन जो जो राजा थे उनके बारे में, और ये कौन से एरिया में रूल करते थे उनकी जानकारी हमको मिलती है। ठीक, इनके शिलालेख से क्या पता चलता है कि ये किसके राजा थे, चक्रकोट मंडल के राजा थे। अभी हमने क्या देखा, एक भ्रमरकोट और एक चक्रकोट, तो सोमेश्वर देव प्रथम है वो चक्रकोट मंडल के शासक थे। इनकी जो माता है, इनकी जो मदर है कौन, गुंड महादेवी। गुंड महादेवी का इम्पोर्टेंट कौन सा है, नारायण पाल शिलालेख, दोनों इम्पोर्टेंट है, कुरुसपाल शिलालेख, नारायण पाल शिलालेख। ठीक, इससे पता चलता है कि ये जो कौन थे, गुंड महादेवी के नारायण पाल शिलालेख से पता चलता है कि इनके जो पिता है, सोमेश्वर देव के पिता है कौन है, धारावर्ष हैं, धारावर्ष हैं, और इनका जो पुत्र है वो कौन है, कन्हड़ देव। किसका पुत्र, सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव के पिता है धारावर्ष, और इनका जो पुत्र है वो कौन है, कन्हड़ देव है। ठीक, इनके जो स्वर्ण सिक्के हैं, गोल्ड कॉइन से हमको बिलासपुर में देखने को मिलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कुरुसपाल अभिलेख में हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। तो कुरुसपाल अभिलेख में क्या है, ये तिथि विहीन है, कोई भी डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस उसमें कुछ पंक्तियां देखने को मिलेंगी, कुछ लाइंस देखने को मिलेगा जो कि नागरी लिपि में है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो ये सोमेश्वर देव प्रथम की प्रशस्ति अभिलेख है। देखिए जैसे हम गुप्त के समय में समुद्रगुप्त का प्रशस्ति अभिलेख देखते हैं, वैसे ही सबसे इम्पॉर्टेंट सोमेश्वर देव प्रथम का भी क्या है, प्रशस्ति अभिलेख है। कौन सा, कुरुसपाल अभिलेख, कुरुसपाल से हमको मिला हुआ अभिलेख है। ये क्या है, एक तरीके का प्रशस्ति अभिलेख है, यानी कि गुणगान करने वाला। इनका जो बहुत अच्छे अच्छे चीज़ जो ये किए हैं, इनके गुणगान करने के लिए ये लिखा गया है। ठीक, इनके समकालीन राजाओं के नाम और उनकी राजधानी के साथ इसमें उल्लेख हुआ है। फिर आता है कौन सा, हीरालाल ने एपिग्राफिका इंडिका में इसको संपादित किया है। ठीक, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमको जो देखने को मिलता है वो वॉर, कि सोमेश्वर देव किसके किसके साथ लड़ाई किए, है ना, और जिसके साथ भी ये लड़ते थे हमेशा जीतते थे, उस एरिया को जीतते थे। तो देखते हैं सोमेश्वर देव कौन कौन से एरिया से लड़े। तो कौन कौन सा एरिया है, उड्र, उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लंजी, भद्रपतन, रतनपुर, वज्र और कौशल, इतने एरिया में ये क्या किए थे, लड़ाई किए थे। इतने एरिया के राजाओं के साथ लड़ाई किए थे और ये जीते भी थे। अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज अगर हम देखें तो चक्रकूट बस्तर में तो ये शासन कर रहे थे, है ना। तो भद्रपतन, कौशल, रतनपुर, लेमड़ा और लंजी ये किस में है, नॉर्दर्न साइड में आते हैं, नॉर्थ साइड में आते हैं ये, किसके, चक्रकोट के। और उड्र, उड्र मतलब उस जमाने का उड़ीसा वाला एरिया को इन्होंने बोल दिया उड्र। और नीचे दक्षिण में देखेंगे तो वेंगी, और वेस्ट साइड में देखेंगे तो वज्र। ठीक, रतनपुर में उस समय कौन रूल कर रहे थे, पृथ्वीदेव प्रथम रूल कर रहे थे रतनपुर एरिया में। ठीक है, और उड्र, उड़ीसा में कौन थे, उद्योत केसरी महाभवगुप्त चतुर्थ उस टाइम रूल कर रहे थे। और वेंगी में कौन रूल कर रहा था, वीर चोड़ रूल कर रहे थे। सिर्फ इतना ही जानकारी इसमें मिला है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इनके वॉर के डिटेल में देख लेते हैं। देखिए सोमेश्वर देव प्रथम के विजय अभियान में हम देखें, सबसे पहले उड्र विजय अभियान। तो उड्र विजय अभियान कौन सा था, उड़ीसा वाला एरिया था। बृहत संहिता और महाभारत में इनका नाम लिया जाता है उड्र का, और इसमें राजा का नाम नहीं लिखा हुआ है कि वो कौन सा राजा है, बस इसमें लिखा गया है कि उड्र विजय, उड्र के राजा, ऐसा लिखा है, मतलब नाम नहीं लिखा कि कौन सा राजा था वो। DC सरकार क्या कहते हैं, अपने आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग ये बोल रहे हैं कि ये हो सकते हैं कि ये सोमवंशी हो। कौन, महाभवगुप्त चतुर्थ। क्यों, क्योंकि 15th नंबर के लाइन में, 15th पंक्ति में
इनको क्या लिखा गया है, उद्योत केसरी शहीद लिखा गया है कि जब ये लड़ाई किए थे तब उद्योत केसरी शहीद हो गए, ऐसा इसमें लिखा गया है। किसमें लिखा गया है, उड्र विजय अभियान में। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं वेंगी एरिया या वेंगी विजय। तो वेंगी विजय में इन्होंने 2 बार आक्रमण किया था, 2 बार इन्होंने लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। ये कहाँ लिखा है, 15 नंबर में। देखिए, ये भी 15 है, ये भी 15 में लिखा गया है। ये जो वेंगी एरिया है ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच वाला एरिया है। कौन सा, गोदावरी और कृष्णा के बीच वाला एरिया है। वीरचोड़ नाम लिखा गया है शिलालेख में, वेंगी विजय में वीरचोड़ नाम लिखा गया है, तो हो सकता है राजा कौन हो, वीरचोड़ हो। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट लेमड़ा विजय। लेमड़ा विजय बोलते हैं कि ये राय बहादुर जी कहते हैं कि हो सकता है लेमड़ा इस जमाने का क्या है, लवन है। लवन कौन सा, बलौदा बाजार वाला लवन। ये कौन बोल रहे हैं, राय बहादुर कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बालाघाट वाला जो एरिया है एमपी साइड में, ये हो सकता है ये वो एरिया हो, उस उधर भी एक लवन है, तो हो सकता है वो ऐसा हो, वो वाला लवन हो। लेकिन जो 15th श्लोक में हमको लेमड़ा का जो डायरेक्शन मिला है, मतलब जो एरिया मिला है, वो ज़्यादातर बलौदा बाजार के लवन का ही हमको ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है ना। तो इसलिए लवन को ही क्या बोला गया है, लेमड़ा बोला गया है। फिर आता है लंजी विजय। लंजी विजय कौन सा, अब देखिए लेमड़ा बोल दिए तो लवन है, लंजी विजय बोल दिए तो ये आता है बालाघाट के लंजी में। ठीक, इसमें कोई दो मत की राहें नहीं है। तो लंजी कौन सा एरिया है, बालाघाट का लंजी है। डॉक्टर के झा ने बोला है कि ये जो लंजी है इसमें उस समय यशकर्ण कलचुरी रूल कर रहे थे और इन्होंने उसके सामंत को हराया था। किसके, सोमेश्वर देव ने कलचुरी रूलर के सामंत यशकर्ण को हराया था। ठीक, अब रतनपुर विजय में देखते हैं कि 16th श्लोक में वर्णित है पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित किया था, ऐसा ये अनुमान कर रहे हैं। देखिए ये लिखा नहीं गया है, लेकिन जिस हिसाब से इनका जो रूलिंग एज आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है उस हिसाब से पृथ्वीदेव प्रथम ही इस टाइम रतनपुर में रूल कर रहे थे। तो हो सकता है पृथ्वीदेव प्रथम और सोमेश्वर देव प्रथम के बीच में लड़ाई हुआ हो। फिर आता है वज्र अभियान। वज्र है 19th श्लोक में, वज्र शब्द उत्कीर्ण उसमें हुआ है। राय बहादुर हीरालाल ने क्या बोला है कि बस्तर से लगा हुआ वैरागढ़ एरिया हो सकता है, उस जमाने में वज्र बोला जा रहा हो। अब भद्रपदन के बारे में हमको 19th श्लोक में पता चलता है। 19th श्लोक में पता चलता है एट प्रेजेंट ये भद्रपदन कौन सा एरिया है, भांदक भद्रावती, जो महाराष्ट्र में आता है ना। नागपुर से आगे आप जाओगे तो भांदक या भद्रावती एरिया है, वो भद्रपदन के नाम से जाना जाता था। ये कैसे पता चलता है हमको कि क्योंकि हिंसंग ने इस जगह में यात्रा की थी, तो उनके राइटिंग से हमको पता चलता है किसके बारे में, भद्रपतन के बारे में। फिर इनका नेक्स्ट जो युद्ध हुआ था कौशल विजय, कौशल विजय के लिए युद्ध हुआ था। इन्होंने 2 बार, इसमें 2 बार उल्लेख हुआ है। पहली बार रतनपुर अभियान के रूप में हुआ है और दूसरी बार कौशल अभियान के रूप में हुआ है ना। तो कौशल अभियान क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके 20वें श्लोक में क्या लिखा गया है कि इन्होंने कौशल का 6,96 ग्राम 6,96 ग्राम यानी कि विलेजेस अपने अधीन में कर लिया था। बताओ 6,96 विलेजेस यहीं पर है, तो इन्होंने पूरा कौशल को समझ लो कि अपने अंडर में कर लिया था मैक्सिमम, है ना। तो ये इतने क्या थे, ताकतवर थे। इनके जो विजय अभियान से तो यही पता चलते हैं कि ये बहुत ही ताकतवर और शूरवीर राजा थे, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अब जो मेन बैटल हुआ था सोमेश्वर देव प्रथम और जाजल्ल देव प्रथम के बीच में, है ना। देखिए अभी हम जो देख रहे थे रतनपुर अभियान में इन्होंने किसको हराया था, पृथ्वीदेव प्रथम को हराया था, है ना। तो पृथ्वीदेव प्रथम किससे रिलेटेड है, जाजल्ल देव प्रथम से रिलेटेड है। तो हो सकता है इसका बदला लेने के लिए, देखिए ये अनुमानित है ना, तो हो सकता है इसका बदला लेने के लिए जाजल्ल देव प्रथम ने इसमें अटैक किया था। कैसे, देखिए जब कलचुरी शासन के समय में हमको रतनपुर शिलालेख की जानकारी मिली है, कौन कब 1114 में। तो ये जो जाजल्ल देव है 1019 में सिंहासन पर बैठा और बैठने के बाद में सबसे पहले आक्रमण इसने सोमेश्वर देव प्रथम के ऊपर किया। ठीक, इनकी जो पत्नी थी धरण महादेव, ये कौन थी धरण महादेव, कवर्धा के राजा धरणीधर की पुत्री थी। देखिए अब थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, है ना, कैसे इन लोग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो सोमेश्वर देव प्रथम है इनकी पत्नी कौन थी, कवर्धा के राजा धरणीधर की पुत्री थी। कौन थी इसकी पत्नी, धरण महादेव। अब जाजल्ल देव की भी जो पत्नी थी ये भी कवर्धा की थी। देखिए ये भी कवर्धा है, ये भी कवर्धा है, तो इनकी पत्नी भी, ये भी कवर्धा के राजा राजल्ल की पुत्री से इन्होंने शादी किया था, है ना। तो हो सकता है ये लोग क्या हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हों,
है ना, साढ़ू भाई हो सकता है, बोलते हैं ना साढ़ू भाई हैं करके, तो वैसे टाइप के लोग रिलेटेड रहे हों, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, जाजल्लदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव पर अटैक किया था, और अटैक करने के बाद में युद्ध में इनके सभी मंत्री और रानी समेत सभी को बंदी बना लिया था, है ना, मारे नहीं थे लेकिन बंदी बना लिए थे। फिर इनकी माता आई, फिर एंट्री किसकी हुई, गुंड महादेव की एंट्री हुई, है ना। इन्होंने बहुत ही रिक्वेस्ट किया। अब बताओ, उस ज़माने में अगर कोई राजा महाराजा लोग लड़ रहे हैं और उसको जीत रहे हैं, तो किसी के माफ़ी मांगने से, किसी के रिक्वेस्ट करने से क्या इजीली छोड़ देगा? तो सबसे जो एविडेंस मिलता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही हुआ। क्यों? क्योंकि सोमेश्वर देव प्रथम की जो माता है, कौन, गुंड महादेवी, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भैया मेरे बेटे को छोड़ दो, आज के बाद इससे कोई भी गलती नहीं होगी, जो भी था पहले हो चुका है। तो इन्होंने अनुरोध किया और जाजल्लदेव प्रथम ने किसको, सोमेश्वर देव को रिलीज़ कर दिया। ठीक है, क्या है, सोमेश्वर देव को रिलीज़ कर दिए। तो ये भी भाई कुछ रिलेशन रहा होगा तभी तो इनकी बात मानी है, ऐसे तो नहीं मान सकते थे। ठीक, तो सोमेश्वर देव प्रथम इसी समय जाजल्लदेव प्रथम के सामने क्या हुए, पराजित हो गए। जाजल्लदेव ने अपने रतनपुर शिलालेख में 20वीं और 21वीं पंक्ति में, कौन सा, 20वीं और 21वीं 20 और 21st पंक्ति में इन्होंने उल्लेख कर दिया। क्या उल्लेख किया, लक्ष्मी सप्त विधापति यस्य जगृहे युद्धे सोमेश्वरो दग्धममितम सैन्यम निहित्यामुनम वद्दम मंत्री कलत्र, अर्थात जिसके सातों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, अर्थात सोमेश्वर को युद्ध में उसकी अपार सेना को मारकर, जलाकर और रानियों समेत कैद कर लिया गया, किंतु बाद में उनकी माता के कहने पर छोड़ दिया गया, ऐसा उसमें उल्लेखित मिलता है ना। तो हमको पता चलता है ये किस में बता रही थी मैं, ये रतनपुर शिलालेख में बता रही थी। ठीक, सोमेश्वर देव प्रथम के कार्यकाल को, शासन को क्या बोला जाता है, बस्तर का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, याद रखना। छिंदक नागवंश में बस्तर का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, तो सोमेश्वर देव प्रथम के काल को क्या कहेंगे, स्वर्ण काल कहेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं सोमेश्वर देव के बाद में उनके पुत्र, कौन, कन्हड़ देव प्रथम। नारायण पाल अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है, कुरुसपाल अभिलेख से, राजपुर अभिलेख से, और पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत जगपाल देव ने क्या किया था, चक्रकोट पर आक्रमण कर दिया था। किसके समय में, कन्हड़ देव के समय में। इंपॉर्टेंट लाइन है, कन्हड़ देव के समय में किसने, जगपाल देव ने आक्रमण किया था। ये जगपाल देव कौन है, पृथ्वीदेव द्वितीय, ये कौन है, कलचूरी हैं। कलचूरी के साथ इन लोगों का बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना। तो कलचूरी जगपाल देव ने, कलचूरी के सामंत जगपाल देव ने इन पे अटैक कर लिया था, तो कन्हड़ देव पराजित हो गए थे। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट जय सिंह देव प्रथम। ये इनके बारे में जानकारी हमको सोनारपाल और केसरपाल अभिलेख से पता चलता है। फिर आए सोमेश्वर देव द्वितीय, इन्होंने बारसूर के मंदिर का निर्माण करवाया था। बारसूर शिलालेख में, ये बारसूर शिलालेख किसका है, गंगा महादेवी का है बारसूर शिलालेख। इसमें सोमेश्वर को क्या कहा गया है, राजभूषण की उपाधि दी गई है, राजभूषण, है ना। तो ये जो सोमेश्वर देव द्वितीय है, प्रथम अलग है, वो कौन सा है, अभी हमने जो पढ़ा वो क्या है, प्रथम है। तो ये जो सोमेश्वर देव द्वितीय है, इसको उपाधि मिली थी किसकी, राजभूषण। तो हम क्या बोलेंगे, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। ठीक, ये कैसे पता चलेगा, बारसूर शिलालेख से पता चलता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं नरसिंह देव। नरसिंह देव के बारे में हमको पता चलता है दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख में, है ना। दंतेवाड़ा के स्तंभ लेख में इसको बोला गया है जगदेव भूषण। इसको राजभूषण बोला गया, तो इसको क्या बोल दिया, जगदेव भूषण। तो इसका नाम भी हम कैसे लेंगे, जगदेव भूषण नरसिंह देव। ठीक, इनकी और जतनपाल शिलालेख मिली है और भैरमगढ़ शिलालेख मिली है। भैरमगढ़ शिलालेख में क्या बोला गया है कि ये जो नरसिंह देव हैं, ये माणिक्य देवी के उपासक थे। किसके, माणिक्य देवी के उपासक थे। ठीक, फिर कौन आते हैं, कन्हड़ देव द्वितीय। बारसूर अभिलेख में पता चलता है कि इन्होंने क्या किया था, बारसूर से दंतेवाड़ा अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया था। किसको, बारसूर से दंतेवाड़ा, बारसूर था पहले, वहाँ से कहाँ लेके चले गए, ये दंतेवाड़ा लेके चले गए राजधानी को। क्यों, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इनके ऊपर अटैक हो रहा था, इसलिए इन्होंने राजधानी को ही बदल दिया। फिर जो इम्पोर्टेंट है, लास्ट रूलर कौन थे, हरिश्चंद्र देव। ये अंतिम शासक हुए किसके, छिंदक नागवंश के लास्ट रूलर हुए। कैसे पता चलता है, इनका टेमरा लेख है और सती स्मारक लेख है। सती स्मारक लेख क्यों है, देखिए, इनकी जो पुत्री थी, है ना, ध्यान से सुनना, इनकी जो पुत्री थी, इनकी जो बेटी थी, कौन थी भाई, चमेली देवी। चमेली देवी से शादी करने के लिए काकती वंश अन्नम देव ने प्रस्ताव रखा था, मैट्रिमोनियल अलायंस करने के लिए, कि भाई हम आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। किससे, चमेली देवी से। लेकिन चमेली देवी राजी नहीं थी, है ना, चमेली देवी को शादी नहीं करना था, या अन्नम देव इसको पसंद नहीं था। तो इसने क्या किया था, अटैक कर दिया था। किसने, अन्नम देव ने। किसके ऊपर,
हरिश्चंद्र देव के ऊपर, और उसके साथ में कौन लड़ी थी, चमेली देवी भी लड़ी थी। तो चमेली देवी बहुत ही साहसपूर्वक किसके साथ में, अन्नम देव के साथ लड़ी, लेकिन ये भी पता चलता है कि बाद में वो सती हो गई। कैसे, इन्होंने जौहर कर लिया, है ना, पद्मावत पिक्चर में जैसे देखते हैं ना, वैसे ही इन्होंने भी क्या कर लिया, जौहर कर लिया, आग में कूद के सती हो गई होंगी कि मुझे भाई इस अन्नम देव से शादी नहीं करना है करके, है ना। ये कैसे पता चलेगा, टिमरा लेख और सती स्मारक लेख से पता चलता है। और काकतीय वंश जो अन्नम देव है वो कब, 1324 में इन्होंने इसको पराजित कर दिया था। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम काकतीय वंश को कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारा पूरा जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय राजवंश है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिए और क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे पता तो चलता है कि हाँ लोगों को यूज़फुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है करके, है ना। तो आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स यूज़फुल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।